में बहुत सारे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, खत बहुत तरह के खत अवेलेबल है। लो पीएच की बात करो, चाहे नॉर्मल खत की बात करो, या पहले यूरिया, डीएपी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में। पर कौन सा खत जमीन में या माटी के परीक्षण के अनुसार उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे चुनखट जमीन में कौन सा खत इस्तेमाल करना चाहिए, कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए या अमोनियम सल्फेट चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बहुत लोग कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं और सबको मालूम है कि कैल्शियम नाइट्रेट का दाम कितना है और उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। तो इस बारे में आगे चर्चा करते हैं। सेम तरीके से ये भी जान लो, अगर आप सही मात्रा में अन्न द्रव्य भी दे रहे हो जमीन में और पानी जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तो भी आप सही ढंग से अन्न द्रव्य का व्यवस्थापन नहीं कर सकते हो। जितना जरूरी है उतना ही पानी दो, और पानी को देते वक्त ये ध्यान रखो कि वाइन का बाढ़ यानी ग्रोथ कैसे चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, वातावरण कैसा है, गर्म वातावरण है ज़्यादा पानी देना है, हल्का ये ठंडा वातावरण है तो पानी कम करना है, क्योंकि ठंडे वातावरण वैसे भी आपका ग्रोथ वगैरह चलने वाला नहीं है, बहुत धीरे चलेगा। आप चाहे आप 5,000 का 50,000 भी पानी डाल लो लीटर एकड़ में, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जितना ज़रूरी है उतना ही आपको पानी देना है। तीसरा है कैनोपी और बंच, इसका एक बैलेंस आपको मेंटेन करना है। ज़्यादा कैनोपी है तो अगर वातावरण खराब होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है, तो इनफ्लोरेसेंस नेक्रोसिस या कूस की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। सो कैनोपी को भी आपको मैनेज करना है। कैनोपी के बारे में आगे डॉक्टर सोमकुमार इस बारे में बात करेंगे। बट अन्न द्रव्य, पानी का व्यवस्थापन और साथ साथ में कैनोपी, ये सारी चीज़ें एक साथ लिंक्ड होती हैं, तीनों को एक साथ लेके आपको चलना है। अगर कहीं भी कोई चूक होती है तो समझ लो कि पूरा इसका परिणाम सीधा क्वालिटी पे आता है। माल तो आप निकाल लोगे 12-14 टन, बट क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, और क्वालिटी अगर अच्छी नहीं मिलती है तो दाम भी आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है। आजकल जो मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है, सही मायने में अगर देखा जाए तो उसको ध्यान रखो आप। अब सीधा बात करते हैं हम लोग, छाटनी आप करने वाले हैं माटी का। अगर आप तपासनी करते हैं तो आपको मालूम चलता है कितना चुनखड़ है ज़मीन में, और अगर चुनखड़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी माटी की जो संरचना है यानी स्ट्रक्चर खराब हो गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट चुनखड़ की वजह से क्या होता है, ज़मीन में पीएच बढ़ जाता है। ये नॉर्मली आपका कितना हो जाता है, अगर आपका 3% भी चुनखड़ है, 3% मतलब ज़्यादा चुनखड़ माना जाता है, तो कभी भी कोई प्रश्न आता है तो ये मत बोलो कि थोड़ा सा चुनखड़ है, 3% को भी ज़्यादा मानते हैं। और क्यों ज़्यादा मानते हैं, 1% चुनखड़ का मतलब हो गया कि 1 फीट में 1 एकड़ ज़मीन में तकरीबन 20 टन कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 3 टन का मतलब हो गया 60 टन हो गया। और सही बात में किया जाए तो अगर 3% के ऊपर चुनखड़ है ज़मीन में तो चुनखड़ को ज़्यादा माना जाता है, और उसके लिए आपको उसके नियोजन की आपको तैयारी करनी अति आवश्यक है। चुनखड़ से होता क्या है कि ज़मीन का पीएच बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये कैल्शियम कार्बोनेट जब पानी से रिएक्ट करता है तो वहाँ पर क्या बाइकार्बोनेट आयन बनता है, और बाइकार्बोनेट आयन बनने से ज़मीन का पीएच बढ़ जाता है। और ये पीएच बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो अन्न द्रव्य जैसे नत्र है, स्फुरद है, पोटैश है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है और बोरॉन, उसकी उपलब्धता पे उसका बुरा असर पड़ता है, यानी उसकी उपलब्धता बहुत कम हो जाती है। तो अगर आपको चुनखड़ का मैनेजमेंट करना है, उसका व्यवस्थापन करना है चुनखड़ ज़मीन का, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सल्फर का इस्तेमाल करो। सल्फर कोई भी, अगर मार्केट में आजकल बहुत सल्फर है, नॉर्मल अगर गंधक की बात करो वो भी चलेगा, बेंसल भी है, बेंटोनाइट सल्फर भी है, आपका फर्टिस भी है,
टर्बो ZS भी है, और भी बहुत सारे सल्फर के प्रोडक्ट्स हैं। अगर बाहर भी देखोगे थायोग्रीन के नाम से ही प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, आपको चाहो तो जो भी यूज़ कर सकते हो, जो चाहे। बट यहाँ पर जो मैं डोज डाल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो नॉर्मल सल्फर का है, जिसमें कि 80 से 85% सल्फर होता है। अगर इसकी बजाय अगर आप जैसे टर्बो ZS में जाते हो, अच्छा प्रोडक्ट है वो भी, तो इन दोनों में तकरीबन 50% का फ़र्क आता है। यानी जैसे मैं 8 से 15% चुनखड़ी के लिए मैं बोलता हूँ कि 100 किलो आपको सल्फर का इस्तेमाल करना है, बट यहीं पर अगर टर्बो ZS यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो ये आधी एक्टिविटी पे काम कर जाता है, 50 किलो में काम कर जाता है। तो हर एक प्रोडक्ट का अपना अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। छाटनी करने वाले हैं और आपने माटी की तपासनी की है, और रिपोर्ट ये बताता है कि 3 से 5% चुनखड़ है ज़मीन में। 3 से 5% का मतलब हो गया नॉर्मली आपका जो रूट स्टॉक है काफ़ी हद तक उसको सहन कर लेता है, कोई बहुत ज़्यादा त्रासदी नहीं होती उससे। लेकिन क्या होता है, जो माटी का जो pH है फिर भी 7.4 7.5 के आसपास होती है, और pH ज़्यादा होने से क्या होता है, जो बेसिक आयंस, बेसिक आयन कौन कौन से हैं आपके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कुछ हद तक बोरॉन, फिर स्फुरत, बिकॉज कैल्शियम अगर इफेक्ट हो गया, मतलब ये ज़्यादा अगर हो रहा है तो उस पर उसका बुरा असर पड़ता है, यानी इनकी उपलब्धता नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये pH अगर ज़्यादा है तो एसिडिक आयन जो है आपके आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, इनकी उपलब्धता कम हो जाती है, और इनकी उपलब्धता कम होने से क्या होता है, ये मिलता नहीं है वाइन को। तो इसके जरिए ज़रूरी है कि करीब 25 किलो के आसपास सल्फर का इस्तेमाल करें एकड़ में, जिससे कि ज़मीन का pH कम हो सके। 5% से 8% पे अगर आप जाते हैं तो तकरीबन 50 किलो के आसपास सल्फर चाहिए होगा एकरी में। एक सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। 8 से 15% तकरीबन 100 किलो के आसपास सल्फर की आवश्यकता होती है, और 15% के ऊपर जाते हैं तो 125 से लेकर 150 किलो के आसपास सल्फर चाहिए होता है एकरी में। अब ये जो सल्फर है इसको बेसिकली कन्वर्ट होना होता है सल्फ्यूरिक एसिड में, और इसको जब कन्वर्ट होना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जब बनना होता है, तो उसके लिए ज़मीन में सूक्ष्म जीवाणु की पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। सूक्ष्म जीवाणु जैसे थायोबैसिलस। अब ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, इनकी अगर पॉपुलेशन बढ़ानी है तो ज़मीन में आपको सेंद्रीय काव बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो सेंद्रीय काव बढ़ाना है, इसका मतलब सल्फर के साथ साथ आपको ज़मीन में शेनखत, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योरिंग या जो भी ऐसा पदार्थ जो कि ज़मीन में सेंद्रीय काव बढ़ाता है उसको साथ में डालना अनिवार्य है। तभी सल्फर की एक्टिविटी बढ़ेगी और तभी एसिड प्रोडक्शन होगा, और वो एसिड प्रोडक्शन की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो ये करना आवश्यक है। लेकिन ये करने से पहले आपको माटी एकदम नरम बनानी, लूज सॉइल होना चाहिए। जितनी नरम सॉइल होगी उतना ही उसमें अच्छे से आप इसको फैला सकते हैं। यानी कि छाटनी से पहले बोझ तोड़ के, खोल के, उसके अंदर सल्फर है, FIM है, शेनखत है, कंपोस्ट है, पूरा मिला के मिट्टी में अच्छे से घुमाना है, क्योंकि चुनखड़ एक जगह पे नहीं है, चुनखड़ पूरे मिट्टी में फैला हुआ है। तो मूल का जो फैलाव का क्षेत्र है उसको टारगेट करना है, और उसमें पूरा बोझ खोल के उसके अंदर सल्फर, शेनखत वगैरह डाल के पूरा अच्छे से मिलाना है। ये छाटनी से पहले के आपको काम करना है। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आगे चलकर अगर कोई प्रॉब्लम आता है, पान थोड़ा पीला पड़ने लगता है, बंच भी अगर पीला पड़ने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एसिड का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर फर्टिस जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर है सल्फर का, उसको पानी के थ्रू यानी ड्रिप के थ्रू आपको देना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला जो आता है वो है कि चुनखड़ जमीन में कौन सा खत देना चाहिए। नत्र की बात करें तो चुनखड़ जमीन में कभी भी यूरिया मत दो।
क्योंकि यूरिया देने की वजह से क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन बनता है और जमीन का पीएच और बढ़ जाता है। तो चुनखट जमीन में आपको सिर्फ और सिर्फ नत्र का सोर्स की बात करें तो आपको अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है। अमोनियम सल्फेट के 3 फायदे हैं। एक, उससे करीब 20.6 या 21% के आसपास नत्र मिलता है। दूसरा फायदा, जमीन का पीएच कम करता है। यानी अभी मार्केट में अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिफाइंग पोटेंशियल यानी जमीन का पीएच कम करने की जो पोटेंशियल है वो अमोनियम सल्फेट में ही है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि चुनखट जमीन है, कैल्शियम जल्दी उछलता नहीं है, मतलब अपटेक नहीं होता है, उसके लिए मैं कैल्शियम नाइट्रेट देता हूँ। लेकिन आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। चुनखट जमीन में ऑलरेडी कैल्शियम है, आप सल्फर दे रहे हो तो कैल्शियम वहाँ से रिलीज होता है, और वो जो कैल्शियम रिलीज होता है वो कैल्शियम की जो आवश्यकता है वो पूरी करता है। तो चुनखट जमीन में आपको कैल्शियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करना है, ये ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, महंगा पड़ेगा आपको, इससे बेटर है सल्फर और अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करो। तीसरा चीज़ जो अमोनियम सल्फेट करता है वो ये है कि अमोनियम सल्फेट में अमोनियकल नाइट्रोजन होता है। सो ये जो 1 किलो अमोनियकल जो नाइट्रोजन होता है वो 1.8 किलो कैल्शियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करता है। तो वो क्या कर रहा है, साथ साथ में कैल्शियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज भी कर रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चुनखट जमीन में नत्र के लिए सबसे उपयोगी और सबसे अच्छा जो है वो है अमोनियम सल्फेट। लेकिन अमोनियम सल्फेट को भी आप एक साथ ज़्यादा मात्रा में नहीं दे सकते, क्योंकि अमोनियम सल्फेट को एक साथ ज़्यादा मात्रा में आप दोगे तो जमीन में रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा, और वो अमोनियम कार्बोनेट जो है वो अनस्टेबल होता है, वो टूट जाता है, और टूटने के बाद उसमें से अमोनिया गैस बन के वातावरण में निकल जाता है। लेकिन फिर भी आपको अमोनियम सल्फेट ही देना है, तो बहुत ज़रूरी है कि अमोनियम सल्फेट का बेसल एप्लीकेशन बिल्कुल मत करना, जमीन में सीधा मत डालना अमोनियम सल्फेट, उसको ड्रिप से स्प्लिट में देना है। यानी कि अगर आपको 50 किलो अमोनियम सल्फेट देना है तो आप 10 किलो अमोनियम सल्फेट 5 बार दीजिए, एक बार में पूरा 50 किलो मत दीजिए, और सीधा जमीन में मत डालना। चुनखट जमीन के नियोजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको खत व्यवस्थापन करना है तो जहाँ तक हो सके सॉल्युबल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। सॉल्युबल इसलिए बोल रहा हूँ कि आप स्प्लिट में उस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ का 100 किलो का इस्तेमाल करना है वो 10 बार आप ड्रिप के थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ज़मीन में एक साथ डाल दिया, जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट नॉर्मली हम लोग कैसे देते हैं, छांटने से पहले 1 किलो 2 किलो की बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं 5 बैग 6 बैग या 7 बैग, यानी 250 किलो 300 किलो 350 किलो, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप सिंगल सुपर फॉस्फेट एक साथ डालते हो तो उसमें जो स्फुरद होता है वो सीधा क्या होता है, जमीन में जो चुनखट होता है या कैल्शियम का जो होता है उससे रिएक्ट करके डाई कैल्शियम फॉस्फेट या ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है, जो कि फिक्स हो जाता है और फिर वाइन को मिलता नहीं है। अगर आप फिर भी सिंगल सुपर फॉस्फेट देना चाहते हो, जो कि जमीन में हो सकता है सोडियम का प्रमाण है, तो कभी भी सिंगल सुपर फॉस्फेट अलग से मत डालो, उसको बाहर शेनखत या कंपोस्ट या कोई भी मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उससे बाहर मिला के, उसमें अच्छे से मिला के तब जमीन में डालो। तो इससे क्या होगा, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो स्फुरद है जो आप देना चाहते हो, वो ऑर्गेनिक जो फॉर्म है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है और उसका फिक्सेशन लॉस नहीं होता।
और जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है वैसे स्फुरत निकलता है और मूली जमीन से ले लेती है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज कर रहे हो तो इस तरीके से इस्तेमाल करो। अदरवाइज सॉल्युबल फर्टिलाइजर बहुत मार्केट में है, चाहे आप 1261 की बात करो, 1744 की बात करो, आप इन दोनों को दे सकते हो। स्प्लिट में देना है, लेकिन इसको एक बार में 7-8 किलो से ज़्यादा नहीं देना है, ये ध्यान रखो। लेकिन जब फ्लावरिंग टू सेटिंग की जब अवस्था आती है तो उसमें कोई भी नत्र बेस्ड स्फुरत वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करना। तो उस टाइम हमारे पास बस एक ही सॉल्यूशन होता है, फॉस्फोरिक एसिड। अभी फॉस्फोरिक एसिड मार्केट में आपको देखना है कौन सी क्वालिटी की आ रही, उसको ध्यान में रख के आपको अप्लाई करना है। नॉर्मली फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर मतलब एफसीओ के मानक उसमें है नहीं, बट ये जो 15-20 में ये जो 10-15 दिन का जो स्टेज है, इसमें हमें चूंकि नत्र बिल्कुल नहीं डालना है, इसलिए यहाँ पर और कोई सिंगल प्लेन स्फुरत का सोर्स नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप फॉस्फोरिक एसिड का चुनखट जमीन में इस्तेमाल करो, और कोई कारण नहीं है। उसके बाद जहाँ बेरी डेवलपमेंट की अवस्था आती है, यानी ये मणि के विकास की अवस्था आती, वहाँ से आप फिर आप चाहो तो जो भी सॉल्युबल फर्टिलाइजर है 1261 या 1744 से उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस 10-15 दिन में आप ध्यान रखो नत्र बेस्ड कोई भी स्फुरत का फर्टिलाइजर यूज मत करो। सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज करना है, एक 10-15 दिन पहले डालो और मिक्स करके डालना, ये हमेशा ध्यान रखो। इसके बाद पोटैश और मैग्नीशियम। जमीन में मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में है। नॉर्मली मैंने जितने सॉइल टेस्ट रिपोर्ट देखे हैं 800 ppm से लेके 2500 ppm तक जमीन में मैग्नीशियम पाए जाते हैं। लेकिन कैल्शियम इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है चुनखट जमीन में कि मैग्नीशियम के अपटेक में भी उसका असर आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम कमतरता है, मैग्नीशियम धीरे धीरे मिलता रहेगा प्लॉट, लेकिन कैल्शियम की वजह से सडनली कोई ऊपर प्रॉब्लम ना आए, कोई परेशानी ना आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर अवस्था में, हर स्टेज में कम से कम मैग्नीशियम और पोटेशियम की एक फवारनी लेनी आवश्यक है। यानी पूरे फल छांटने के समय कम से कम 4 से 5 फवारनी मैग्नीशियम की और 4 से 5 फवारनी पोटेशियम की लेनी आवश्यक है, ये हमेशा ध्यान रखें। अगला जो इशू आता है वो है जिंक, यानी जमीन का पीएच ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जिंक की उपलब्धता कम होती है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमारी पद्धति क्या है कि फ्लावरिंग से हफ्ते 10 दिन या 15 दिन पहले हम जिंक की फवारनी करते हैं और ड्रिप के थ्रू हम जिंक सल्फेट या चिलेट हम छोड़ देते हैं। चुनखट जमीन में क्या करना है, आपको एक बदलाव लाना है। प्री ब्लूम में यानी फ्लावरिंग से पहले जिंक देते हुए तो आपको करना है, साथ में 70-75 दिवस में जब आप पोटैश एप्लीकेशन चालू करते हैं, उसके साथ साथ आपको एक 5 से 10 किलो ड्रिप के थ्रू जिंक सल्फेट देने की आवश्यकता है, सिर्फ चुनखट जमीन में। बाकी नॉर्मल जमीन में ये सब देने के नहीं, चुनखट जमीन में एक दूसरी बार भी आपको जिंक सल्फेट देने की आवश्यकता है, ये हमेशा ध्यान रखें। सब लोग जानते हैं कि चुनखट जमीन से आयरन की कमतरता आती है, पत्ते पीले पड़ते हैं और ये फोटो होता है। नॉर्मली क्या करेंगे, आयरन कमतरता आती है तो लोग अपना आराम से 2 से 3 फवारनी फेरस सल्फेट की करते हैं। और फिर जब फवारने की बात कर रहे हैं तो पहले पानी को एसिडिक बनाओ, उसके बाद फेरस सल्फेट पानी में डालना है। स्प्रे सॉल्यूशन की बात करें, स्प्रे सॉल्यूशन एसिडिक होता है, चाहे वो साइट्रिक एसिड से करो या किसी भी एसिड से करो, उसके बाद उसके अंदर फेरस सल्फेट डालना है। 2-3 फवारनी करते हैं, जमीन से 15 से 20 किलो आप फेरस सल्फेट छोड़ते हैं, बट ये तभी इफेक्टिव या प्रभावकारी होगा जब आपने चुनखट के नियोजन के लिए कोई प्रभावी उपाय किया होगा। यानी चुनखट के नियोजन किया तो सल्फर का यूज़ किया होगा या एसिड का यूज़ किया होगा, तभी इस पे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा।
नहीं तो ये क्या होगा, टाइम बीइंग के लिए आयरन कमतरता दूर करेगा और उसके बाद फिर दोबारा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी आयरन की। तो ये चुनखट नियोजन के लिए जरूरी है। आयरन कमतरता आती है, फेरस सल्फेट की फवारनी करो एसिडिक पानी में डाल के, और साथ साथ में ज़मीन में ये ड्रिप के थ्रू भी फेरस सल्फेट छोड़ो। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आपने सल्फर का इस्तेमाल किया हो या सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया हो। इसके बाद आता है जो एक दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, कहीं कहीं पर यहाँ पर लोग बोरवेल का इस्तेमाल करते हैं या पानी खराब होता है, ये होता है सोडियम। और सोडियम की क्या वजह से क्या होता है, सोडियम की वजह से क्या होता है, नंबर एक, मिट्टी की संरचना यानी मिट्टी का स्ट्रक्चर पूरा खराब हो जाता है। और मिट्टी का अगर स्ट्रक्चर खराब हो गया तो जो आप पानी देते हैं, आंद्र देते हैं, वो सही मायने में मूल के फैलाव के क्षेत्र में यानी रूट जोन में नहीं जाने वाला है, नंबर एक। दूसरा क्या होगा कि सोडियम की मात्रा अगर एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा बढ़ गई, यानी मिट्टी के जो एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स में बढ़ गई, तो पोटैश का अपटेक में उसका असर आएगा, तो पोटेशियम की कमतरता आएगी। कैल्शियम मैग्नीशियम ये भी दोनों आयन है, कैटायन है, इनका भी अपटेक में वो त्रास देगा। और अगर आप डेट परीक्षण करा रहे हैं, डेट परीक्षण ये बताता है कि आपके डेट में 0.5% के आसपास सोडियम ऑलरेडी आ चुका है। और पिछले 2 साल का रिपोर्ट अगर आप देखते हैं, उसमें ये बता रहा है कि सोडियम की वैल्यू डेट में हर साल 0.3, 0.4 और 0.5 बढ़ना शुरू हो रही है। भले ही आपको पत्ते पे ठीक से दिख नहीं रहा हो, तो आपको सोडियम का नियोजन करना आवश्यक हो जाता है। अब ये सोडियम कहाँ से आ रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पानी और मिट्टी की तपासनी करनी चाहिए। नॉर्मली पानी में अगर 100 ppm के ऊपर सोडियम है तो समझ लो कि सोडियम के लिए आपको नियोजन करना अति आवश्यक हो जाता है। और ये हमेशा जानो कि अगर खरड़ छांटने से सोडियम, खरड़ छांटने में नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक 40-45 दिन पे हम लोग डेट परीक्षण कराते हैं, और वहाँ पर ऑलरेडी आपका 0.5-0.6% के आसपास अगर सोडियम आ गया है, पत्ते पे फिर भी नहीं दिखा रहा है, उसका असर ये होने वाला है कि फल छांटने के बाद जो माल आता है उसके साइज में तो उसका असर पड़ेगा, साथ साथ में जो मनी की जो यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं साइज की, मनी की, वो प्रॉपर नहीं मिलेगी। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको यूनिफॉर्म साइज नहीं मिलने वाला है बेरीज का। और अगर यूनिफॉर्म साइज नहीं मिलेगा तो ये समझ लो कि आपको माल के भी उचित दाम नहीं मिलेंगे। तो खरड़ छांटने में आप क्या कर रहे हो, उसका फल छांटने पर भी सीधा असर आता है, ये हमेशा ध्यान रखो। दूसरा, सोडियम के जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्या होता है, पत्ते का जो मार्जिन है वहाँ पर कालापन शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे आप यहाँ पर, तो पत्ते का जो मार्जिन है वो देखेंगे काला पड़ रहा है। और साथ साथ में जब डेट परीक्षण अगर टाइम करा रहे हैं तो पोटैश की भी कमतरता आ रही है। तो आपको ये सब चीज़ का आपको सही ढंग से मैनेज करना आवश्यक हो जाता है। और सोडियम को निकालने के लिए क्या उपाय है हमारे पास। नॉर्मल ज़मीन है जहाँ पर कोई और परेशानी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है, वहाँ पर आपको जिप्सम का इस्तेमाल करना है। चुनखट ज़मीन है, जिप्सम बिल्कुल काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको सल्फर का इस्तेमाल करना है। नॉर्मल ज़मीन में जिप्सम करो, चुनखट ज़मीन में आपको सिर्फ सल्फर चाहिए। क्यों सल्फर चाहिए, यहाँ पर जिप्सम क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सोडियम को जो निकालने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है वो ज़मीन में ऑलरेडी भरपूर मात्रा में है। अगर आप सल्फर दे रहे हो तो कैल्शियम कार्बन न्यूट्रलाइज होकर वहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है, और वो कैल्शियम जो है मिट्टी के एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स से सोडियम निकाल देता है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ सल्फर ही काफ़ी है। और नॉर्मल ज़मीन में क्या होता है, कैल्शियम थोड़ा कम मात्रा में होता है, आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम देने की आवश्यकता होती है, इसलिए आप जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट आप बाहर से सप्लाई करते हो। दूसरा क्या करना है यहाँ पर कि आपको जो फॉस्फोरस के लिए सूरज का जो सोर्स है, यहाँ पर आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट इस्तेमाल करना है।
सिंगल सुपर फॉस्फेट क्यों इस्तेमाल करना है? ताकि सिंगल सुपर फॉस्फेट में एक 50% के आसपास कैल्शियम सल्फेट होता है, तो उससे भी क्या होता है, कैल्शियम जमीन को मिल जाता है सोडियम को निकालने के लिए। अब सवाल ये है कि आपने जिप्सम का इस्तेमाल किया, सल्फर का इस्तेमाल किया, वो सफिशिएंट नहीं होता है। जो सोडियम निकला है वो क्या होता है, सल्फेट जो जमीन में होता है, माटी में होता है, उससे रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट होता है और वो पानी में सॉल्युबल होता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा पानी देना है ताकि पानी में सोडियम सल्फेट घुल के मूल के फैलाव के क्षेत्र से यानी रूट जोन से बाहर निकल सके। और ये काम जो करना है, सबसे अच्छा टाइम ये है जब बारिश आ रही है। अगर इस समय आप जिप्सम का इस्तेमाल करते हो, सल्फर का इस्तेमाल करते हो, तो पानी भरपूर मात्रा में आपको बारिश से मिल रहा है, तो ये काम आपको बारिश ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है। उसके अलावा एक तीसरा काम करना है आपको। नॉर्मली पोटैश एप्लीकेशन हम लोग कब चालू करते हैं? हम लोग पोटैश एप्लीकेशन फल छांटने में 70 दिन के बाद चालू करते हैं। पर जहाँ पर भी सोडियम का इश्यूज है, वहाँ पर आपको छांटने के बाद फूट आता है, फूट से लेके फ्लावरिंग तक एक 40 से 50 किलो SOP एकरी में देना आवश्यक हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखो। सो आपको एक ये बदलाव करने की आवश्यकता है, तथा साथ साथ में 1 से 2 फवारनी काड़ीचीवाड़ की अवस्था में और एक ये फ्लावरिंग सेटिंग के बाद से भी आपको 2 से 3 फवारनी पोटैश की लेनी आवश्यक है। तो ये आपको चेंजेस करने की बहुत ज़रूरी है। क्षार की अगर हम बात करें तो क्षार का मेन सोर्स होता है पानी। अगर पानी की आप तपासनी करते हैं और ये मालूम चलता है कि पानी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी EC 1 से ज़्यादा है, तो समझ लो धीरे धीरे जमीन के अंदर क्षार बढ़ते जा रहा है। और क्षार निकालने का एकमात्र तरीका है, वो है ज़्यादा पानी देना। एवरेज अगर आप देखते हो तो महाराष्ट्र में जो बोरवेल का पानी है या वीर का पानी जो है, तकरीबन 1.5 से लेके 2.5 EC तक का पानी है। सो 1.5 से 2.5 EC पानी की अगर हम बात करें तो तकरीबन आपको 20 से 25% एक्स्ट्रा पानी देने की आवश्यकता है, ताकि आप जमीन से क्षार निकाल सकें। दूसरी बात, हमारी जो नॉर्मल प्रैक्टिस है मल्चिंग की, सब लोग मल्चिंग करते होंगे, ज़्यादातर किसान मल्चिंग करते हैं। ये बारिश का समय है, इस समय बहुत ज़रूरी है कि बोझ के ऊपर से आप मल्च हटा दें। बहुत ज़रूरी है, बोझ के ऊपर से मल्च को आप साइड में कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बारिश का जो पानी बोझ में आएगा, वो साथ साथ में क्षार को भी निकाल लेगा। अगर आपने मल्च ऊपर रखा है तो पानी सही मात्रा में नीचे जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा। तो बारिश का टाइम है, बहुत ज़रूरी है आप मल्च को साइड में कर लो, और जब बारिश ख़त्म होती है फिर मल्च के ऊपर लेके आ जाओ। ये आपको करना आवश्यक है इस समय क्षार निकालने के लिए। एक और जो इशू आता है पानी में होता है रेजिडुअल कार्बोनेट्स, यानी कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स अगर पानी में ज़्यादा होते हैं तो एक तरह से क्या करते हैं, ये ज़मीन में गिरते, ये पानी ज़मीन जब गिरता है तो ज़मीन में कैल्शियम कार्बोनेट यानी चुनखड़ बन जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है ज़मीन में। इवन आपके जो जिंक कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट यानी सूक्ष्म आंध्रव है, ये सबकी भी उपलब्धता कम होती जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कार्बोनेट बाइकार्बोनेट निकालना है तो आपको एसिड का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि पानी के साथ साथ ही आपको एसिड छोड़ना है। और अगर पानी के साथ साथ एसिड छोड़ रहे हैं तो आपको उतना ही मात्रा में एसिड छोड़ना है ताकि ड्रिपर से जो पानी गिर रहा है उसका pH 6 के आसपास हो। तो इसका मतलब ये है कि आप 1 लीटर पानी जो आप ये इरिगेशन के थ्रू देते हैं उसको बाहर लीजिए, कितनी क्वांटिटी में एसिड लगता है
वो 1 लीटर पानी का pH 6 के आसपास लाने के लिए उतना ही पानी इंजेक्ट कीजिए आप अगर इरिगेशन दे रहे हैं तो उसके साथ। और मैं तो आपको ये एडवाइस करता हूँ कि फल छांटने के समय आप सल्फर का इस्तेमाल करो। अगर जमीन में ऑलरेडी आपने सल्फर सही मात्रा में डाल के रखी है तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का वैसे भी आप सही तरीके से आप नियोजन कर सकते हैं। उस केस में अगर आपको फिर भी एसिड यूज करना है तो नॉर्मली आप कब इस्तेमाल करो, आप ठंड के समय इस्तेमाल करो। ठंड के समय क्या होता है, पानी की हमारी आवश्यकता कम होती है। यानी अगर आप दिसंबर की बात करें नॉर्मली तो हार्डली एक दिन में 3,500-4,000 लीटर से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं, या एट द मैक्सिमम 5,000 लीटर। और उसके अकॉर्डिंगली आप साथ साथ में एसिड छोड़ने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कोई त्रास नहीं होगा, आराम से एसिड जा सकता है साथ में, एज़ कम्पेयर टू अक्टूबर में इस्तेमाल करना। तो बेटर है आप सल्फर का इस्तेमाल करो, वो ये काम करेगा। और साथ साथ में आप ठंड के समय आप एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उससे दोनों तरीके में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये बोलनी है, क्योंकि मैं कल भी नासिक में था और कुछ बात मैं ये सुन रहा था, लोगों के दिमाग में ये धारणा है कि अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा हूँ तो सल्फ्यूरिक एसिड से मेरे ज़मीन से सोडियम निकल जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड से उस ज़मीन से सोडियम निकलता है जो कि आपका चुनखड़ है और उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा है। नॉर्मल ज़मीन में सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बिल्कुल नहीं निकालता है, सिर्फ ज़मीन का pH कम करता है। ये हमेशा ध्यान रखो आप। तो अगर सोडियम निकालना है, चुनखड़ ज़मीन है, सल्फ्यूरिक एसिड काम करेगा। नॉर्मल ज़मीन है, सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम निकालने में बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला है, वो सिर्फ ज़मीन का pH कम करेगा और कुछ नहीं करने वाला। आप लोग वैसे भी जानते हैं कि हमारे ज़मीन का pH नॉर्मली 6.5 से 7.2 के आसपास होना चाहिए। इस pH में सारे जो अंद्रव्य हैं उनकी उपलब्धता मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो खत का जो कॉस्ट जो लगता है, खत जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं ज़मीन में, उसकी भी आवश्यकता हमें कम पड़ती है। तो लेकिन क्या होता है, ज़मीन का pH हमारा ज़्यादा है। अगर हम ज़मीन के pH की बात करें तो नॉर्मली हमारा 7.4 या 7.5 कम से कम से लेके 8.4 अगर चुनखड़ ज़मीन है, 9.2 की बात करें अगर ज़मीन में सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा है। और ऐसे कंडीशन में आप चुनखड़ का नियोजन कर लो, आप सोडियम का नियोजन कर लो, फिर भी आपको ज़मीन का pH कम करना है। और ज़मीन का pH कम करने के लिए 3-4 तरीके हैं। नंबर 1, ज़मीन में आप शेंदे का बढ़ाने के लिए आप ऑर्गेनिक मैटर जो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शेनखत हो चाहे आप कंपोस्ट हो, वो कम सड़ा हुआ का इस्तेमाल करो। मतलब कम सड़ा हुआ सेंद्रिय मैटर जो है उसको ज़मीन में डालो, क्योंकि एक बार आप कम सड़ा हुआ FIM या शेनखत वगैरह डालते हैं तो जब वो सड़ता है तो ज़मीन में एसिड फॉर्मेशन होता है और उस एसिड फॉर्मेशन की वजह से ज़मीन का pH कम होता है। लेकिन ये जो pH कम होना है तकरीबन 0.1 से 0.2 यूनिट तक ही कम होता है। अगर आपको ज़्यादा pH कम करना है, अगर आपका 8.2, 8.3, 8.4 है जो कि चुनखड़ की वजह से है, तो यहाँ पर सबसे प्रभावकारी जो तरीका है वो है सल्फर का इस्तेमाल करना। सल्फर का इस्तेमाल करेंगे 0.5 यूनिट से लेके 1 यूनिट तक pH कम हो सकता है। लेकिन सल्फर के साथ साथ आपको शेंद्र का बढ़ाने का जो है ये ऑर्गेनिक मैटर भी आपको यानी शेनखत वगैरह भी आपको साथ में देने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा तरीका है ज़मीन में एसिड का इस्तेमाल करना। एसिड का इस्तेमाल करेंगे भी तो भी ज़मीन में pH अच्छा खासा कम हो सकता है, लेकिन इसमें पानी के pH पे ध्यान देना है। मतलब पानी का जो pH है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखो। 6 के आसपास पानी का pH होना चाहिए। उतना ही मात्रा में पानी के साथ साथ एसिड का इंजेक्ट करना आवश्यक है।
और अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो हमें वो खत इस्तेमाल करने हैं जो कि ज़मीन में पीएच कम कर सकें। जैसे कि नत्र के सोर्स के लिए मैंने क्या बोला, आपको अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करना है। बाकी जो फर्टिलाइज़र अगर आप देख रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया, कैन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इनका एसिडिफिकेशन पोटेंशियल अमोनियम सल्फेट से बहुत कम है। तो अगर ज़मीन का पीएच कम करना है तो अमोनियम सल्फेट का यूज़ करो। वैसे मार्केट में आजकल बहुत सारे लो पीएच फर्टिलाइज़र्स आ रहे हैं, उस पर ध्यान दो। ज़मीन की तपासनी करोगे, माटी की तपासनी करोगे तो आपको खुद मालूम चलेगा कि माटी का पीएच कितना है, और उसके अनुसार आप खत का नियोजन करो। कोई भी बोलता है कुछ भी मत डालो। कोई अगर आपको बोलता है ये एक्स फर्टिलाइज़र डालना है तो पूछो मुझे यही क्यों डालना है, उसको एनालाइज करो तब डालो। अल्टीमेटली ये खेती आपकी रोजी रोटी है, जितना आप पैसा एक्स्ट्रा डालोगे वो वेस्ट होने वाला है, तो उसको ध्यान में रख के आप काम करो। फिर बात आती है पानी। तो जो भी आप खत डालोगे, अगर आप पानी ज़्यादा देते हो तो खत का जो होता है वो मूल के फैलाव के क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, यानी उसका लीचिंग लॉस हो जाता है। और अगर लीचिंग लॉस हो गया तो जिस मात्रा में आपने अनद्रव्य सप्लाई किया था रूट्स को मिलेगा नहीं, और अनद्रव्य की कमतरता ऊपर आने की शुरू हो जाएगी। अभी आप ये देख रहे हैं चार्ट, एक सिंपल चार्ट दिया है मैंने आपको। ढगाल वातावरण है, क्लाउडी वेदर है, बीच में जो बारिश आ रही है, अगर आप यहाँ ध्यान देते हैं तो हमारी पानी की आवश्यकता कम रहती है। यानी कि अगर आप छाटनी आज करते हो, आज से लेके अगर सितंबर तक जिसकी भी शूट ग्रोथ की स्टेज है, यानी कालची वाड़ की अवस्था है, उसको हार्डली 4-4.5 लीटर ही पानी चाहिए होता है एक दिन में 1 एकड़ में। और उसके आगे अगर फ्लावरिंग की बात करते हैं, फ्लावरिंग टू सेटिंग की बात करते हैं, हार्डली 1000, 2000, 1500 लीटर ही पानी चाहिए होता है एक दिन में 1 एकड़ी में। बात करें अगर आप क्योंकि यहाँ पर हमें पानी कम करना है फ्लावरिंग से लेकर सेटिंग के बीच में, क्योंकि हमें थोड़ा सेटिंग कम चाहिए। अगर हम बात करते हैं बेरी डेवलपमेंट की स्टेज की, राइटनिंग की, तो आप देख सकते हैं मैंने बात किया हुआ है, अगर आप छांटी अभी ले रहे हो तो माल आपका नवंबर दिसंबर में ऑलरेडी आ जा रहा है, और नवंबर दिसंबर में आ रहा है तो मतलब इसका मतलब तापमान वहाँ पर कम होना शुरू हो रहा है, और तापमान कम हो रहा है तो हमें पानी की आवश्यकता कम होती है। और ये तब की बात कर रहा हूँ जबकि मेरा पानी खराब है, यानी कि 1.8 to 2 EC का पानी है, क्षार इसमें ज़्यादा है। अगर इसमें क्षार कम होता है तो मुझे 20% और कम पानी चाहिए होता है। हल्की जमीन है तो अगेन आपको 20% ज़्यादा पानी चाहिए भारी जमीन से, क्योंकि हल्की जमीन में पानी पकड़ कर रखने की क्षमता कम होती है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता होती है ताकि वो ठीक से फैले और तब आगे बढ़े। कितना पानी देना चाहिए, कब देना चाहिए, इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी चल रही है, बहुत लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई 20 दिन में दे रहा है, कोई 15 दिन में रहा है। मुझे उससे मतलब नहीं है आप कितने घंटे कब दे रहे हो। इतना ध्यान रखो कि पानी पकड़ के रखने की क्षमता जितनी है मिट्टी, उतना ही घंटे पानी देने की कोशिश करो। उससे अगर आप ज़्यादा पानी देते हो तो ये सोच के दो कि आपका पानी खराब है, यानी कि उसमें क्षार ज़्यादा है, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो एकदम गलत होगा। बहुत सारे लैब रिपोर्ट देखता हूँ मैं, एक ही प्रमाण, एक ही स्टैंडर्ड को 30 दिन पे भी इस्तेमाल करेंगे, 40 पे भी करेंगे, 60 पे भी करेंगे, 90 पे भी करेंगे, और आप लोग भी उसी को देख के परेशान हो जाएंगे, जबकि होना नहीं चाहिए आपको। अगर आपको किसी और टाइम लगता है कि मुझे सैंपलिंग करना है तो आप सैंपलिंग जरूर करो। आप ये अपने दिमाग में पहले विचार कर लो कि मेरे प्लॉट में कोई कमतरता दिख रही है क्या, कोई परेशानी दिख रही है क्या, और जिस जगह पे वो, जिस प्लॉट के जिस भाग में वो परेशानी या त्रास दिख रहा है वहाँ का डेट का सैंपल ले लो, और जिस जगह पे नहीं दिख रहा है वहाँ का भी सैंपल ले लो,
और दोनों को कंपेयर करो। अगर इन दोनों में बीच में कुछ परेशानी है, तब समझो कि आपका जो आंद्र व्यवस्थापन सही ढंग से नहीं चल रहा है। क्योंकि स्टैंडर्ड जो इस समय है, पिटोनेटोइड स्टैंडर्ड सिर्फ फ्लावरिंग से सेटिंग के बीच का ही है, किसी और स्टैंडर्ड नहीं है। वराइजन का जो स्टैंडर्ड होता है हमारे पास तो नहीं है, बाहर के देशों के वराइजन के स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और वो स्टैंडर्ड का हमारे लिए कोई माने नहीं है। क्योंकि बाहर की कंट्री में क्या है, एक छाटनी होती है, एक क्रॉप सिस्टम, एक क्रॉपिंग होता है, यानी एक ही बस फल छाटनी होती है वहां पर। हमारे यहाँ क्या होता है, दो छाटनी होती है, एक क्रॉपिंग होता है, यानी एक खरड़ छाटनी होती है, एक फल छाटनी होता है जहां पर माल आता है। तो हमारे लिए क्या होता है, जो डेट परीक्षण जो इंपॉर्टेंट होता है वो खरड़ छाटनी का घर निर्मित वाला इंपॉर्टेंट होता है। बाहर के कंट्री में क्या होता है, वराइजन में जो सैंपलिंग करते हैं वो लोग, वो उसको यूज करते हैं जब उनकी अगली जब छाटनी जब चालू होने वाली होती है, उसमें फर्टिलाइजर प्रोग्राम के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। हम जब वराइजन में जब छाटनी करते हैं तो हमारे पास हार्डली 25 से 30 दिन होते हैं हार्वेस्ट के लिए। कितना फर्क आने वाला है हमारा ये फर्टिलाइजर का उसमें नियोजन करने से, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे, बहुत ज़्यादा कुछ फायदा नहीं है। आप देखो कुछ प्रॉब्लम है तब डेट परीक्षण जरूर करना, लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम है उसका सैंपल उठाओ, जहाँ परेशानी नहीं है उसका सैंपल उठाओ और दोनों को कंपेयर करो। ये तरीका होता है आपको डेट परीक्षण का, और ये पिटोल टेस्टिंग उसके कंपैरिजन के लिए। ये नॉर्म जो है हमने एनआरसी ग्रेड्स में थॉमसन का डॉगरिच के ऊपर ही बनाए हुए। मार्केट में जो भी नॉर्म्स हैं वो सारे नॉर्म्स या तो ओन रूट के ऊपर हैं जो कि डॉगरिच आने से पहले बने थे, या फिर बाहर के देश के हैं। तो NPK कैल्शियम मैग्नीशियम ये नॉर्म जो बनाए हैं ये सेट नॉर्म्स हैं, इसको लेके आपको चलना है। सो डेट परीक्षण करते हो इसके लिए ये नॉर्म्स है, क्योंकि डॉगरिच पे एकदम बनाया हुआ है रूट स्टॉक को, ध्यान में रखें। अब ये क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे वेबसाइट पे है सब कुछ, ठीक है, वो कर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यहाँ देखिए आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। टेस्ट रिपोर्ट जो आपके हाथ में आते हैं, माती का जो तपासनी का रिपोर्ट आपके हाथ में है, डेट परीक्षण का भी आपके हाथ में है। माती के तपासनी जब करते हैं उसमें कोई बताता है घटक यहाँ पर ज़्यादा है, और डेट परीक्षण बताता है घटक यहाँ पर कम है। फॉर एग्जाम्पल सूरज, जमीन बता रहा है कि ज़्यादा है और आपका डेट परीक्षण बता रहा है कम है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अपटेक बराबर नहीं हो रहा है जमीन से। जमीन से अपटेक क्यों नहीं बराबर हो रहा है? क्योंकि जमीन में कुछ ना कुछ तो समस्या है। अब सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में क्या होता है कि अगर आप ध्यान देंगे, सॉइल का पीएच दिया होता है, ईसी दी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया होता है, उसके बाद क्या आता है, ऑर्गेनिक कार्बन आता है, नत्र है, स्फुरद है, करके सारे और घटक दिए होते हैं, ठीक है। अब ये सब जो घटक होते हैं बहुत सारे एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल से एनालाइज करके वहाँ से अवेलेबल करके निकाला जाता है। बट ट्रू सेंस में अगर जमीन में कोई त्रासदी है, जैसे चुनखड़ है या आपका सोडियम के इश्यूज हैं, तो इनकी उपलब्धता पे उसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका अपटेक नहीं होता है। तो ऐसा कंडीशन है जहां पर कि माती का टेस्ट रिपोर्ट ये बताता है कि स्फुरद ज़्यादा है, डेट परीक्षण बता रहा है कि स्फुरद कम है, तो आपको माती का परीक्षण को ध्यान से देखना है, क्या ऐसा तो नहीं है कि जमीन में चुनखड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो हो सकता है उसकी वजह से भी उसका अपटेक नहीं हो रहा है, उसको ध्यान में रखो। और अगर ऐसी सब समस्या है तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको उसका नियोजन करना है, यानी वो सब प्रॉब्लम्स को अगर आप ध्यान देंगे तभी जाके आपका अपटेक बढ़ेगा। दूसरा कंडीशन है, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट बताता है, यानी माती तपासनी बता रहा है कि हाई वैल्यूज है, डेट परीक्षण भी हाई बता रहा है, यानी यहाँ पर आपको
अगर कैनोपी सही है आपकी, कैनोपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, तो फर्टिलाइज़र यहाँ पर आपको जो जो फर्टिलाइज़र आगे देने हैं वो आपको अकॉर्डिंगली उचित मात्रा में कम देना है, ये ध्यान रखना। तीसरा कंडीशन है, जमीन का टेस्ट रिपोर्ट बता रहा है कि वो घटक कम है, डेट परीक्षण बता रहा है कि घटक कम है, यानी कि जो हम लोग गाइडलाइन देते हैं आपको अन्न द्रव्य का, कितना आपको ज़मीन से खत देना है, कितना आपको ड्रिप के थ्रू देना है, उसको सही मात्रा में पूरा आपको फॉलो करना है टू द टी, यानी कि 100% उसको फॉलो करना है। चौथा कंडीशन है, सॉइल टेस्ट वैल्यू कम है, डेट परीक्षण बता रहा है ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब आपने डेट यानी सैम्पलिंग की है, आपने सैम्पलिंग से पहले कुछ ना कुछ जरूर फवारनी की है, चाहे वो 3 दिन पहले हो चाहे 1 हफ्ते पहले हो। इतना बड़ा जो अंतराल होता है, उस अंतराल में उसका वैल्यू आपका डेट में बढ़ जाता है। ये भी हो सकता है कि आपने न्यूट्रिशनल फवारनी कोई ना की हो, लेकिन कोई अगर अंदर की फवारनी नहीं भी की होगी, आपने अगर किसी फंजीसाइड जैसे मैंकोजेब का यूज़ किया होगा, तो वो दिखाएगा कि आपको मैंगनीज की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो उसके अनुसार आपको ध्यान रखना है आपने क्या फवारनी की, कब की है, उसके बेसिस पे आपको अपना निर्णय लेना है कि मुझे क्या करना है आगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जिस लेबोरेटरी में आपने टेस्ट दिया है, कभी कभी वहाँ से भी गलती हो सकती है, क्योंकि एलिमेंटल जब भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, अगर गंदगी जगह पे हो जहाँ पर हम प्रोसेस कर रहे हैं सैंपल, तो भी हो सकता है कि हमारे वैल्यू ज़्यादा आ सकते हैं, पर ये चांसेस बहुत कम होते हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप सॉइल टेस्ट और डेट में कैसे यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं फोटो इस बार बहुत दिखा रहा हूँ क्योंकि इस बार बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप पे ये सब फोटोज आ रहे हैं। ये कंडीशन है, यानी ये कंडीशन जो है खरड़ छांटने वाली कंडीशन, ये सब जानते हैं। खरड़ छांटने में अगर किसी ने सही ढंग से पोटैश का नियोजन नहीं किया है तो ये परेशानी आनी लाजमी है। लेकिन ये तभी का इशू बनता है, आप पोटैश दे रहे हो तो भी आप सही ढंग से पोटैश का न्यूज़न नहीं कर पा रहे हो, यानी कि ज़मीन में या तो चुनखड़ का इशू है या सोडियम का प्रमाण ज़्यादा है। इन दोनों में से कोई ऐसी चीज़ जरूर है जिसकी वजह से पोटैश का अपटेक नहीं हो रहा है और ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पत्ते को इस लेवल तक मत आने दो कि पत्ता इतना पीला हो जाए कि आप कुछ भी करो, आप कमतरता दूर कर लोगे, लेकिन फल छांटने के बाद उसका जो असर आने वाला है, अब घड़ का साइज या मनी का साइज वगैरह में यूनिफॉर्मिटी में, उसको आप दूर नहीं कर पाओगे। यानी ये कंडीशन अगर इतनी ख़राब हो गई तो फल छांटने के बाद डेफिनेटली माल में बहुत ज़्यादा साइज नहीं मिलने वाला है और वेरिएबिलिटी के इश्यूज रहेंगे बेरी का। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कभी इस लेवल तक मत आने दो। हमेशा पोटैश का क्या होता है, नॉर्मली पत्ता हरा होता है, अगर मार्जिन से अगर आप देखते हो कि हल्का सा कर्लिंग चालू हो रहा है और मार्जिन से हरापन कम होना शुरू हो रहा है, तो समझ लो पोटैश के इश्यूज आ रहे हैं। उसको ध्यान में रखो। और अगर आप फवारनी करके जमीन से देने के बाद भी अगर उसका थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो रहा है, पीलापन मार्जिन से चालू हो रहा है बढ़ना, तो अब माती तपासनी इमीडिएटली अगर आपने नहीं कराई है, तपासनी कराओ, देखो क्या कारण है, उसका भी साथ साथ में आपको करना है। अगर चुनखड़ वगैरह है, सोडियम के इश्यूज हैं, साथ साथ में उसका भी नियोजन करना है, उसके बाद ही आपका ये चीज़ सेट हो पाएगा। छाटनी करते हैं, छाटनी से मतलब पहले की बात कर रहे हैं, ये आपने क्या क्या आपका ये इथर मार रहे हैं सब लोग। आप प्री प्रूनिंग प्रैक्टिस में क्या करना है आपको, प्री प्रूनिंग प्रैक्टिस में आपको नॉर्मली जैसे मैंने बताया, आप चुनखड़ जमीन है तो वहाँ पर क्या है, आपको बोध खोलना है, जमीन को नरम मिट्टी को नरम करना है, उसमें आपको सल्फर डालना है, सल्फर के साथ साथ
सल्फर का प्रमाण कितना है मैंने बताया आपको, चुनखड़ के अनुसार कितना प्रमाण होता है। और सल्फर के साथ साथ आपको शेनखत वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करना है, उसको मिला के पूरी मिट्टी में आपको अच्छे से मिला के फिर आपको बोध तैयार करना है। सोडियम के इश्यूज हैं, सोडियम का प्रमाण है, अगेन जिप्सम का इस्तेमाल करना है, उसी टाइम पे आपको खोल के जिप्सम डाल के रखना है आपको। शेनखत वगैरह डालने के फायदे आपको बहुत मिलेंगे। शेनखत अगर आप साथ में डालते हैं, चाहे सल्फर हो चाहे वैसे भी डालते हैं, तो आपको सबको मालूम है क्या क्या फ़ायदा होता है। शेनखत हो चाहे कंपोस्ट हो, ग्रीन मैन्योर, जो भी तरीके से ज़मीन का शेनखत आप बढ़ा सकते हो, तो एक तरह से जब ज़मीन का बफरिंग एबिलिटी बढ़ा रहे हो। और ज़मीन की बफरिंग एबिलिटी बढ़ा रहे हो तो कोई मतलब कोई परेशानी आती है ज़मीन में, चाहे वो पानी का हो चाहे खत की वजह से कुछ हो, कुछ पीएच चेंजेस होते हैं, काफ़ी हद तक ज़मीन उसको सहन कर लेता है, उसको शेंदे का बढ़ने की वजह से वो चेंज होता नहीं है। अब सवाल है कि शेंद्र कार नॉर्मली हमें कितना चाहिए। अच्छी जमीन के लिए जरूरी है कम से कम 2% जमीन में शेंद्र काब होना चाहिए। पर हमारे यहाँ जो शेंद्र काब है नॉर्मली 0.2% से लेके 0.7% तक है। फिर भी बहुत सारे किसान बोलेंगे मेरे पास कि भाई हमने टेस्ट करवाया है, मेरे पास 2.5% मिल रहा है शेंद्र काब जमीन में। मेरे ख्याल से सैम्पलिंग आपने कुछ ना कुछ तो गलती की होती है, क्योंकि इतना तो मिल ही नहीं सकता हमारी ज़मीन में, क्योंकि हमारा जो वातावरण जो है बहुत गर्म वातावरण है। इसमें जो भी आप शेंदे डालते हैं वो हमेशा उसमें डिकम्पोज हो जाता है बहुत जल्दी और उड़ भी जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बन के, और बहुत कम ज़मीन में रहता है। 1% ज़मीन में शेंदे का बढ़ाना है, और अगर आप हर साल 10 टन कम से कम शेनखत वगैरह डाल रहे हैं, कंपोस्ट डाल रहे हैं, तो 10 बरस से लेके 25 बरस लग जाएंगे जमीन में 1% शेंदे का बढ़ाने में। फिर भी आपको ये करना है, ये बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन में शेंदे का बढ़ती रहे, चाहे कम ही बढ़े लेकिन बढ़ना ज़रूरी है, ये चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। एक तो फिक्सेशन लॉस जो होते हैं, जो आंद्रव्य देते हैं चाहे स्फुरत वगैरह हो, वो बहुत कम हो जाते हैं। सूक्ष्म जो आंद्रव्य होते हैं उसकी भी कमतरता के इश्यूज जल्दी नहीं आते अगर आप ये बढ़ाते रहेंगे तो जमीन। तो जैसे मैं बताया प्री प्रूनिंग में आपको क्या क्या डालना है। छाटनी करते हैं, छाटनी के बाद काड़ी चिवाड़ की अवस्था है, शूट ग्रोथ है, कैनोपी चाहिए होता है, इसके लिए आप नत्र देंगे। पत्ता का जो साइज चाहिए आपको मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना है। बंच डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर आपको जिंक की आवश्यकता है, बोरॉन की आवश्यकता है यहाँ पर आपको। तो ये सारे आंद्रव्य यहाँ जाने हैं। और प्री ब्लूम में एक आध आपको कैल्शियम की फवारनी ले लेनी है, ये ध्यान रखना। नॉर्मली जो डोज हैं, ये तो डोज सबके पास आपके पास ऑलरेडी होंगे, आपके पास हर साल आप लोग फोटो खींच ले ही जाते हैं। बट यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, अगर आप यहाँ देखेंगे मैंने पोटैश एप्लीकेशन बिल्कुल लिखा नहीं है यहाँ। पोटैश कब देना चाहिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर इश्यूज बनते हैं आपके सोडियम के। सोडियम के अगर इश्यूज हैं तो 40 से 50 किलो के आसपास आपको पोटैश एकरी में देना है और स्प्लिट में देना है आपको। दूसरा चुनखट जमीन है, 1 से 2 फवारनी आपकी पोटैश की यहाँ पर होनी आवश्यक है। एक मैग्नीशियम की भी फवारनी चाहिए अगर चुनखट जमीन है तो। दूसरा कंडीशन है, आजकल सबको मालूम है वातावरण फोरकास्टिंग मिल रहा है सबको, हफ्ते 10 दिन का फोरकास्ट सबको मालूम है, मिल जाता है आजकल। फोरकास्ट अगर आपको ये बता रहा है कि 4, 5 या 7 दिन या 10 दिन में बारिश आने वाली है, तो बहुत ज़रूरी है उससे पहले पोटैश की फवारनी कर लीजिए और ज़मीन से एक कम से कम 20 से 25 किलो ड्रिप के थ्रू, जो पन्नास बोलो या सॉल्युबल एसओपी है उसको आप जरूर छोड़िए, क्योंकि वाइन के अंदर जितना पोटैश का मात्रा बढ़ता जाएगा उतना ही बारिश वारिश होने की वजह से या आर्द्रता बढ़ने की वजह से जो वाइन है उसका रोग यानी डाउनिंग या रोग या कीट जो भी आता है उसके बढ़ने से वो प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाएगी।
यानी डाउनी से लड़ने की प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाएगी और इनफ्लोरेसेंस डिक्रोसिस की मात्रा भी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर साथ साथ में कैनोपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आशा है सोमकुमार इस बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बताएंगे आपको उचित तरीके से कितना कैनोपी रेगुलेट करना चाहिए। ये कंडीशन है जो ग्रोथ बहुत तेज भाग रहा है, ऐसी सिचुएशन है, नट का एप्लीकेशन नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ग्रोथ भागता है तो बेरी ड्रॉप के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। कैनोपी अगर बढ़ रहा है तो नाइट्रेट, जो कि आजकल हमारा स्टैंडर्ड टर्म बन गया है किसी को बात करने के लिए कि डेट में नत्र बढ़ रहा है या नाइट्रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं मेरे, वो कैनोपी से सीधा रिलेटेड है। जो क्या होता है कि जो रूट्स हैं, रूट्स जमीन से जो है नत्र को नाइट्रेट फॉर्म में लेता है और एक बार जब नाइट्रेट प्लांट के अंदर, वाइन के अंदर जाता है, पत्ते में जाता है, तो उससे कन्वर्ट होना होता है अमीनो एसिड में, यानी उसका रिडक्शन होना होता है और उसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, उसके लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है, यानी कि सूर्य प्रकाश। और अगर कैनोपी डेंस होगी तो सूर्य प्रकाश सही मात्रा में नहीं मिलेगा तो नाइट्रेट्स हैं ऐसे ही बैठे रहेंगे आपके पत्ते के अंदर और जो इन्फ्लोरेसेंस निक्रोसिस या टूज की जो समस्या वैसी की वैसे ही रहेगी। अगर आर्द्रता बढ़ जाएगी तो कैनोपी कम करो तो काफ़ी हद तक आप टूज से आपका निजात मिल सकता है, उससे एक सॉल्यूशन मिल सकता है। वार जब बढ़ना शुरू होता है तो साथ साथ में क्या होता है, प्री ब्लूम के आसपास पत्तों में कर्लिंग भी आनी शुरू होती है। तो कर्लिंग अगर आना शुरू हो रहा है तो ग्रोथ पे ध्यान दो। अगर वार बहुत तेज भाग रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि आप नत्र देना बंद कर दो और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पानी कम करो, नहीं तो पानी बंद कर दो। एक बार वार कंट्रोल में आ जाए फिर धीरे धीरे पानी देना शुरू कर दो। अगर ये दोनों कारणों की वजह से कर्लिंग नहीं आ रही है तो तीसरा कारण है या तो फिर आपका पोटैश की कमतरता। और जब पोटैश की कमतरता की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा स्टेज है, अगर आप पत्ते को ध्यान से देखोगे, कर्लिंग तो चालू हुआ है, मार्जिन से वो पत्ता जो है हल्का पीलापन पड़ रहा है, पीला नहीं भी होगा तो वहाँ हरापन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। और इस स्टेज में अगर आपने पोटैश की फवारनी करी है, जमीन से आपने पोटैश दे दिया है तो पत्ता पूरा खुल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने ये स्टेज मिस कर दिया है, कर्लिंग बढ़ गई है, तो पोटैश की कमतरता दूर कर लोगे लेकिन पत्ता नहीं खुलेगा और पत्ता नहीं खुलेगा तो जो रोग है और कीट है उनका नियंत्रण करना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सोर्स बन जाएगा, यहाँ पर स्प्रे सॉल्यूशन नहीं बनेगा। एक्सेस कैनोपी है तो भी ये प्रॉब्लम आएगा, जैसे बता चुका हूँ। ये स्टेज है फ्लावरिंग टू फ्रूट सेट। यहाँ पर नत्र का बिल्कुल इस्तेमाल ना करो, स्फुरत की आवश्यकता होती है, जिंक चाहिए, बोरॉन चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फ्लावरिंग आने से हफ्ते 10 दिन जिंक और बोरॉन का स्प्रे होना आवश्यक है और ज़मीन से भी इसको देना आवश्यक है। यहाँ पर स्फुरत देना है, लेकिन स्फुरत का वही सोर्स का इस्तेमाल करना है जिसमें साथ में नत्र ना हो, क्योंकि जहाँ भी अगर नत्र है, जैसे मैं लिख तो दिया हूँ अमोनियम, मोनोअमोनियम फॉस्फेट वगैरह, लेकिन एक्चुअली इसको देना नहीं है। यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करो या सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करो। सिंगल सुपर फॉस्फेट दे रहे हो तो 15-20 दिन पहले उसको दो, नहीं तो फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करो। एक बार आपका सेटिंग हो रहा है, अगर टेम्परेचर का ऊपर नीचे होता है, कम होने लग जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बेरी साइज वेरिएशन आता है। और बेरी साइज अगर वेरिएशन आने लग जाता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर उसको दूर करना हो तो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पीजीआर पे गेम मत खेलना, क्योंकि फिर साइज में और बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा, उसको दूर करना मुश्किल पड़ जाएगा। फ्लावरिंग फ्रूट सेट का डाउनी के इश्यूज है,
डॉक्टर सुजय शाह आज इस बारे में बात करेंगे आपसे। पोटैश का इशू है यहाँ पर, इसलिए मैंने बोला ना, फोरकास्टिंग में अगर मालूम चलता है कि हफ्ते 10 दिन में बारिश होने वाली है, पोटैश की फवारनी करनी है, ज़मीन से भी 20-25 किलो पोटैश देने की आवश्यकता है, आप दीजिए। एटलीस्ट वाइन के अंदर डाउनी से लड़ने की प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाएगी। इसका ये मतलब कि डाउनी नहीं आएगा ये नहीं बोल रहा हूँ, बट डाउनी का जो अटैक होना है उससे वाइन सक्षम होगा लड़ने के लिए। अगला स्टेज जो है बेरी डेवलपमेंट स्टेज। यहाँ पर आपको नत्र भी चाहिए, स्फुरत भी चाहिए, पोटैश प्लस साथ में मैग्नीशियम भी देने की आवश्यकता पड़ जाती है। और चुनखट जमीन है, जैसा मैंने आपको बताया, जिंक सल्फेट यहाँ पर आपको देना आवश्यक हो जाएगा। यानी 70-75 दिन में जब पोटैश जब देना चालू करोगे तो वहाँ पर आप जिंक सल्फेट भी देना शुरू कर दीजिए। तकरीबन 5 से 10 किलो वहाँ पर आपको जिंक सल्फेट देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। और साथ साथ में चुनखट है तो 5 से 10 किलो फेरस सल्फेट देना पड़ेगा। और अगर ये स्टेज आपकी ठंड के समय आ रही है तो चुनखट ज़मीन है, थोड़ा एसिड का यूज़ करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। पानी आवश्यकता कम होती है, साथ साथ में थोड़ा एसिड दे दो, pH 6 के आसपास रेगुलेट करो, तो कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ आपका कम होता है वहीं पर आपका कैल्शियम सॉल्वेंट कैल्शियम ऊपर आता है और फ़ायदा मिलेगा आपको। बेरी डेवलपमेंट स्टेज में कैल्शियम के यूज़ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सेटिंग से लेके 8 mm की साइज तक कैल्शियम की फवारनी 2 से 3 फवारनी करेंगे तो मैक्सिमम फ़ायदा मिलने वाला है कैल्शियम की फवारनी का। क्योंकि उस समय क्या होता है, बेरी की जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सो सेटिंग से लेके 6 से 8 mm साइज में अगर आप 2 से 3 फवारनी कर लेते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि आप वराइजन में भी फवारनी कीजिए, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा लेकिन एब्जॉर्प्शन कम होगा उसका। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इस समय होगा। इस समय आप जीए का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको ज़रूर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि सेटिंग से 8 mm की साइज़ तक 2 से 3 फवारनी कैल्शियम का ज़रूर कीजिएगा। कैल्शियम सल्फेट लो, मार्केट में स्टॉपिड भी है, कैल्शियम क्लोराइड का लिक्विड फॉर्मुलेशन है, सॉरी कैल्शियम सल्फेट बोला, कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड है, कैल्शियम क्लोराइड आपका लिक्विड फॉर्मुलेशन है, एसेंस है, मेटालोसेट है आपका। बहुत सारे कैल्शियम के आजकल मार्केट में प्रोडक्ट हैं, जो भी आपको लगता है लो और सब काम करेंगे। अब यहाँ पर 2 फोटो दिखा रहे हैं, लास्ट में भी मैंने ये दिखाया था दोनों। एक साइड पर अगर आप ध्यान देंगे जो बेरी वेरिएशन जो कि पूरे बंच में ऊपर से नीचे दिख रहा है, वहाँ पर जिंक और बोरॉन की कमतरता की वजह से वेरिएशन आ रहा है, थोड़ा शॉर्ट बेरी फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जहाँ पर भी बेरी साइज कम हो रहा है, छोटे बेरी बन रहे हैं नीचे की तरफ, यानी कि सीधा ये क्लाइमेट का इशू है। क्लाइमेट की वजह से क्या हुआ, ढगाल वातावरण हुआ है, लो टेम्परेचर हुआ है, फ्लोरिंग ऊपर नीचे हुआ है। तो जो जिसका सेटिंग पहले हो गया वो आगे निकल गया है, जिसका बाद में सेटिंग हुआ वो पीछे रह गया और साइज उसका कम रह गया। तो ये अवस्था आपको समझना है कब आपको जिंक और ये बोरॉन किसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रहा है। ये भी इश्यूज हैं आपके, मनी साइज के वेरिएशन से आपके ज़मीन में सूरत की मात्रा ज़्यादा है। और ये तभी मालूम चलेगा कि ज़मीन में सूरत की मात्रा ज़्यादा है जब आप माटी का तपासनी करते हैं। जहां आपका माटी में 70-75 ppm के ऊपर स्फुरत होगा, आप बाहर से स्फुरत डालते हुए 10 बार सोचिए कितना क्वांटिटी आप स्फुरत डालने वाले हैं। अगर मेरा रिकमेंडेशन बोलता है कि आपको 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है, 75 ppm के ऊपर स्फुरत है, तो आपसे 125 किलो का ही इस्तेमाल करो। सिर्फ 50% चाहिए उसका स्फुरत। ज़्यादा स्फुरत का यूज़ करोगे तो जिंक की उपलब्धता पे उसका बुरा असर पड़ेगा। राइपनिंग टू हार्वेस्ट के स्टेज में जा रहे हैं, पोटैश मैग्नीशियम, ये दोनों पे विशेष ध्यान रखना है।
यहाँ पर मैं एक और बात कर रहा था, मैंने अभी बात करते हुए आपसे पानी के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने ये नहीं बोला कि आप पानी की तपासनी में ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी की तपासनी में एक बात हमेशा ध्यान, पानी में कितना नाइट्रेट है। बहुत टेस्टिंग जो किया है मैंने, नासिक के वाइनयार्ड की बात कर रहा हूँ, 5 ppm से लेके 48 ppm तक पानी के अंदर नाइट्रेट मिला है। और मैं अगर 46 से 48 ppm नाइट्रेट की बात करूं, तो यानी कि अगर आप एक 10,000 ये लीटर एकड़ में एक दिन में अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं, तो तकरीबन आप 1.5 किलो के आसपास नाइट्रेट आप सीधा पानी से आप दे रहे हैं। और 1.5 किलो का आप कन्वर्ट करेंगे यूरिया के टर्म्स में, तो तकरीबन आए 3.25 किलो के आसपास यूरिया आपका डेली जा रहा है पानी की मात्रा। मेरा यहाँ से ये बताना है आपको, अगर मेरी पानी की आवश्यकता 4-4.5 हज़ार लीटर की ही है इस स्टेज में, तो 10,000 लीटर पानी मत दो। कभी कभी पानी में अगर ज़्यादा नाइट्रेट है तो दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो जैसे कि राइपनिंग टू हार्वेस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें नत्र नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो पानी जितना चाहिए उतना ही दीजिए। यहाँ पर सिर्फ आपको पोटैश और मैग्नीशियम से खेल के मिलेगा। क्रॉप लोड पे ध्यान दो, क्रॉप लोड कितना ले रहे हो आप, क्योंकि क्रॉप लोड का सीधा असर आप राइपनिंग इस टाइम पे दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर बंच स्टेम नेक्रोसिस दिखना शुरू हुआ, मम्मीफिकेशन दिखना शुरू हुआ, तो ये समझ लो कि कितना भी बैठा हुआ यहाँ पर कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी कंसल्टेंट कितना भी बोल दे कि मैग्नीशियम मारो या पोटैश मारो, उससे आपका मम्मीफिकेशन दूर होने वाला नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। वो हम लोग इसलिए बोल देते हैं सब लोग कि कल कोई फार्मर ये पलट के ना बोले कि भाई इस साइंटिस्ट को या इस कंसल्टेंट को ये नहीं मालूम है कि क्या करना है। इसलिए हम लोग बोल देते भाई तो एक फवारनी ले ले मैग्नीशियम की, एक फवारनी तो पोटैश की ले ले। लेकिन देखा जाए तो 20-25 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते हो। मम्मीफिकेशन आ गया, जितना आना है उतना आ चुका है, कुछ नहीं कर सकते आप। लोड व्यवस्थित रखना बहुत ज़रूरी है क्रॉप लोड का, और इस बारे में सोमकर साहब और रामटे के साथ बात करेंगे आप इस बारे में। और साथ साथ में सोडियम का प्रमाण कितना है, चुनखट कितना है, ये भी बताएगा कि जमीन से पोटैश और मैग्नीशियम का अपटेक कितना हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे लिंक्ड होती हैं। आप एक चीज़ से काम नहीं चला सकते, सबको ध्यान में रख के एक साथ चलना है। आप खेती कर रहे हो, मेरे लिए कहना कुछ भी चीज़ बहुत आसान है, या कि कोई और आके आपको बोल देगा वो बहुत आसान है। खेती आप कर रहे हो, रोजी रोटी आपकी है, सारी चीज़ों को पकड़ के एक साथ चलना है आपको, तभी आप सही ढंग से आपको माल मिले, क्वालिटी मिलेगी। और आप सब जानते हो, सब लोग आजकल टनेज की बात नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी अच्छी है तो रेट्स भी आपको अच्छा मिलने वाला है, इसको हमेशा ध्यान रखो। ये थोड़े से फोटोग्राफ्स हैं, आयरन की कमतरता है, माइट्स हैं, देखो क्या प्रॉब्लम है, सॉफ्ट बेरी प्रॉब्लम, ये सीधा सीधा क्वालिटी का असर है यहाँ पर। और ये किस रीज़न से आ सकता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तीनों चीज़ बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर एक एक को अलग अलग करना शुरू करो। पोटेशियम मैग्नीशियम के इश्यूज कहाँ आएंगे आपके, चुनखट जमीन में आएंगे। पोटेशियम के इशू कहाँ आएंगे आपके, सोडियम जहाँ पर इश्यूज होंगे। कैल्शियम के इश्यूज कहाँ आने वाले हैं, जहाँ पर आपका कि सोडिसिटी के इश्यूज है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखो। ये मत देखो कि यहाँ सब चीज़ लिखा हुआ है, कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कम और ज़्यादा पानी, अब पिछले साल क्या हुआ है, कितनों का माल मार्च में हार्वेस्ट हुआ है। अभी हमारी पद्धति क्या है, नॉर्मली दिसंबर जनवरी में सटाना भी ज़्यादा लागू नहीं होता, फिर भी एक बात कह रहा हूँ मैं, दिसंबर जनवरी तापमान लो जाता है, सब लोग पीजीआर का बहुत इस्तेमाल करते हैं साइज वगैरह के लिए। अब साइज ज़्यादा बढ़ जाता है, शुगर का प्रॉब्लम आता है। शुगर का प्रॉब्लम आने की वजह से क्या होता है, हम पानी का तान देते हैं, पानी बंद करते हैं, और एक बार जब तापमान बढ़ता है ना तो बंच उसी समय लूज पड़ जाते हैं। एनआरसी का शेड्यूल, इरिगेशन शेड्यूल एनआरसी ग्रेप से कभी नहीं कहता है कि पानी बंद करना है, क्योंकि हम लोग
वातावरण के अनुसार पानी देने की बात कर रहे हैं। अगर आपने शेड्यूल देखा है उसको फॉलो करके कोई इशू नहीं आने वाला है। बारिश भी आएगी तो रूट आपके ड्राई नहीं होने वाले हैं, पानी पकड़ने के लिए क्रैकिंग के इशूज ज़्यादा नहीं आएंगे आपके। लेकिन अगर आपने यहाँ पर पानी का तान दे दिया, तापमान हाई है, माल एक बार लूज पड़ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। कितना भी पानी बढ़ा के रखो, माल दोबारा अच्छा नहीं होने वाला है। लोड बेरी साइज नियंत्रण रखो, ये बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम की ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। कॉकटेल का इस्तेमाल मत करो। डिपिंग करते हो, क्या चाहिए आपको? जीए चाहिए, सीपीपी चाहिए, जो भी चाहिए, 1-2 चाहिए होता है उसका इस्तेमाल करो। कॉकटेल स्प्रे, कॉकटेल डिपिंग सॉल्यूशन मत बनाओ और कॉकटेल स्प्रेइंग सॉल्यूशन मत बनाओ। ये सबके ये प्रॉब्लम्स आते हैं। डॉक्टर साहब ने बोला है, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा इस बारे में लेके, और मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे डॉक्टर साहब ने बोला है आपको थोड़ा उसके बारे में बताने के लिए, क्या कहते हैं, आपका प्लास्टिक के बारे में 3-4 स्लाइड दिखाऊंगा, ज़्यादा भी नहीं दिखाने वाला हूँ आपको। प्लास्टिक की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? सब लोग जानते हैं वातावरण के बारे में। अभी बात क्या चल रही थी, 99-2000 में हमारा कितना एरिया द्राक्ष खेती के अंदर था? 40-45 हेक्टेयर की बात हो रही थी। अभी 1,40,000 हेक्टेयर की बात हो रही है। और अगर इतना जमीन बढ़ गया है तो हमारे किसान जो है सब जानते हैं, वो अपना छाटनी जो है स्टैगर करते हैं। कोई अगस्त में करता है, कोई सितंबर में करता है, कोई जुलाई में करता है, एक्सपर्टली कोई अक्टूबर में करता है, कोई नवंबर में करता है। जुलाई से सितंबर का जो पीरियड होता है ये हमेशा रिस्क वाला पीरियड होता है क्योंकि यहाँ पर बारिश होनी है। और ये भारत के किसान ही ऐसे हैं जो कि इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। लागवड में खर्चा कितना आता है, आगे प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आता है, सब जानते हैं, सब इस बारे में कुछ बात करनी नहीं है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे रिस्क से आप बच सकते हैं। अभी प्लास्टिक के जो टेक्नोलॉजी की बात जो हो रही है, सिंपल, ये जो अगर देखते हैं ये इंटरवोवन फैब्रिक है। इंटरवोवन फैब्रिक से क्या होता है कि प्लास्टिक का स्ट्रेंथ रहता है, और जो स्ट्रॉन्ग जो प्लास्टिक होता है ये तकरीबन कम से कम 4 साल तक चल सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। यानी आप आज जो खर्चा कर रहे हो प्लास्टिक के लिए वो 4 साल पे आपका बैठता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो बनाते हो ज़मीन में, उसका एंगल वगैरह जो बनाते हो वो आपका 8 से 10 साल तक चल सकता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि आज आपको प्लास्टिक लगाना है, ये सब करना है, 8 लाख रुपए लगते हैं। 8 लाख एक बार में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा रुपए हैं। बट यही 8 लाख आप अगर इसमें 4 लाख प्लास्टिक का पकड़ लो, सॉरी 3 लाख, तो ये 4 साल तक स्प्रेड होते हैं। और 4-5 लाख जो आपका स्ट्रक्चर के लिए है वो पूरे आपके 10 से 12 साल तक जाते हैं। तो देखा जाए हर साल तकरीबन आपका करीब 35 से 40 हज़ार रुपये एक साल का आपको बढ़ जा रहा है। बट रिस्क नहीं है, आपका रिस्क नहीं है तो प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है। इसका ये होता है कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ सूर्य प्रकाश, तो डिफ्यूज लाइट आ रहा है आपका। और दूसरा क्या है, गर्मी के समय नीचे तापमान कम रहता है, ठंड के समय नीचे तापमान ज़्यादा रहता है। बहुत सारे फायदे हैं, जल्दी हार्वेस्ट भी कर सकते हो आप, डाउनी के इश्यू नहीं आते हैं। फिलेज या नेक्रोसिस, बंच नेक्रोसिस, इन्फ्लोरेंस नेक्रोसिस बिल्कुल नहीं होता। पानी भी आपका 20% कम लगता है इसके अंदर। और इसके अंदर अगर बायो कंट्रोल की आप बात करें तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है इसके अंदर, क्योंकि अंदर आयता ज़्यादा होती है। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं आप, लास्ट ईयर बारिश बहुत हुई थी। 7 अक्टूबर का बाहर का प्लॉट है, ऊपर आप देखेंगे, और ये नीचे वाला जो है बाहर का प्लॉट है, ऊपर वाला प्लास्टिक के अंदर का प्लॉट है। क्या सिचुएशन है आपका? 21 अक्टूबर में ऊपर वाले प्लॉट में माल बहुत है और
नीचे वाले प्लॉट अगर आप देखेंगे इसमें डाउनी वगैरह से माल काफ़ी चला गया है। अब देखो आप प्लास्टिक का ऊपर जो प्लॉट है उस पर माल भरपूर है। नीचे वाले प्लॉट देखेंगे आप ओपन में माल हार्डली 10% है उसका। तो ऐसा नहीं, प्लास्टिक के फायदे हैं, प्लास्टिक इस्तेमाल करने का तरीका भी होता है। जब प्रॉब्लम आई थी अब हेल का जो आया था यानी गारपीट वगैरह, आजकल तो लास्ट ईयर जालना भी हुआ है, 2018 में ही जालना में हुआ है गारपीट, बारिश आती है। अर्ली स्टेज के लिए हम प्लास्टिक की जब बात कर रहे हैं तो उसमें क्या बारिश जो कि नॉर्मली आती ही आती है उससे फ़ायदा मिलेगा आपको। ये जो प्लास्टिक हमने पूरे साल भर रखा है, इसको 2 साल से लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे पहले हमने 6 महीने हमने पहले भी करके रखा हुआ है। ये प्लास्टिक बारिश के टाइम में हमेशा मैं हटाता हूँ, इसलिए हटाता हूँ कि ताकि जो बोध के ऊपर जो क्षार है वो बारिश की वजह से निकल सके, ताकि फल छांटने में जो प्लास्टिक लगाऊं तो फिर कोई परेशानी ना आए। तो अगर अभी कोई भी अगर जाता है एनआरसी के मांजरी में तो इसमें प्लास्टिक हटाया हुआ है पूरा, और सितंबर में हम उसको फिर पूरा ढक देते हैं जब हम अगला छांटनी करते हैं। बस आपको इतना ही दिखाना था और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी आपका अच्छा फसल मिले आपको और कोई त्रास ना हो, क्वालिटी अच्छी मिले और आपको रेट भी अच्छा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना पेशेंस से आपने मुझे सुना है। धन्यवाद डॉक्टर।